मुझे काफी उस समय उसके कारण कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि ये क्यों रिजेक्ट किया गया। पर आपको ताज्जुब होगा कि वो काम केवल 1600 करोड़ में पूरा हुआ, 2000 करोड़। क्रेडिट गोज टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में लैंड एक्विजिशन से लेकर रोड अलाइनमेंट तक सब काम पीएमसी ने किया और टेंडर पेपर भी उन्होंने निकाल के दिया, एनालिसिस भी किया, फाइनल फाइल हमारे पास रखी। मैं जब मंत्री था तो डिपार्टमेंट में 1500 करोड़ के काम थे और 39,000 का स्टाफ था। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के मैंने स्थापना की, जो बाद में AAA हुई, MSRDC, उसमें 8,000 करोड़ के काम किए और वहां स्टाफ कितना होगा? केवल 49 लोग। यानी 49 लोगों ने पीएमसी के कारण, इफेक्टिव पीएमसी के कारण 8,000 करोड़ के काम किए थे और वो पैसे भी वापस हुए। तो पीएमसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हमने जो तय किया PMC 1, PMC 2। PMC 1 जो है वो रोड के बारे में जो इनिशियल काम मैंने बताया पूरा करके रखेगी और रोड का काम शुरू होने के बाद सुपरविजन करने का काम PMC 2 करेगी और इससे हमारी स्पीड बढ़ सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको सुझाना चाहूंगा, हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसमें पीएमसी में बहुत से लोग ये सोचते नहीं कि इसकी हम कॉस्ट कम कैसे करना है। कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल अगर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर लाने की बात होती है तो जब तक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम नहीं होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, तो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, उसका IRR ठीक नहीं आएगा। हमारे यहाँ हमने अच्छे निर्णय किए हैं जिससे कॉस्ट कम हो सकती है और मैं पीएमसी कंसल्टेंट को और आप सबको ये बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको क्या लेना देना है, जितनी कॉस्ट फंड है तो ऐसा मत सोचिए। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने तय किया कि सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बनाएंगे, तो जैसे हमने तय किया तो सीमेंट वालों ने तुरंत करके नहीं था, उन्होंने 300 रुपए की बैग 350 रुपए पे लेंगे। तब मैंने कहा, सब अगर उस समय की जीत है, हमारे सबको कहा कि आप टेंडर निकालो और मैं ढूंढता हूं कि जिनका प्रोडक्शन 30% पे चल रहा है उन लोगों को बुलाता हूं और कहता हूं पूरा प्रोडक्शन ले लेंगे, कॉस्ट कम करो। इनका किसी का मेरे ऊपर विश्वास नहीं था और मैंने अपना पैरेलल वर्क किया और लोगों को कहा कि मैं आपका सीमेंट लूंगा, आप आइए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमें जो सीमेंट का रेट मिला है वो 120 रुपए पर बैग मिला है, 120 रुपए। और उसमें एक है, क्योंकि मैंने उसमें कंडीशन डालते हुए डाल दी कैश है डिलीवरी, पहले पैसा लो फिर सीमेंट। टैक्सेस अलग है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग है, तो 120 में 40 रुपए ऐड करो तो 160 170 हो सकता है। कहां 350 और कहां 170। और किसी को पैसे खाने का यही नहीं, क्योंकि पहले पैसे देना पड़ेगा तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व है, पेमेंट अगेंस्ट कैश, कैश डिलीवरी, तो कॉस्ट रिड्यूस हो। फिर ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास एक वहां के अपने भारतीय मूल के एक इंजीनियर आए और उन्होंने कहा कि ऑयल और इंडस्ट्री में ये जो ऑयल स्लैग है ये रोड में यूज की जा सकती है। उन्होंने उसकी एयर स्ट्रिप बनाई, रोड बनाए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म फोर्स पे तैयार किए थे। तो मैंने हमारे पाटनगर साहब को सकूंगा कि इसका टेक्निकली वेरिफिकेशन करिए, उन्होंने किया, बोले बिल्कुल अच्छा। अब हमारे देश में जहां जहां ऑयल और निकलता है वहां ऐसे पहाड़ बने हुए वेस्टेज मटेरियल। हमारे यहाँ एक उद्योगपति है, मेरे मित्र है राजेंद्र मेघलानी करके, उनका लॉयड स्टील है, काफी बड़ा स्टील में काम है। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या बोले पड़ा हुआ है, फुकट में देता हूं, JSW संजय जिंदल जी के पास पड़ा हुआ। तो उनको मैंने कहा कि ये इन्होंने रिपोर्ट में 4% सैंड उसकी हो सकती है और स्टोन भी उसी का यूज किया जा सकता है। अब सैंड और स्टोन फ्री ऑफ चार्ज मिल जाए और सीमेंट 120 रुपए बैग मिल जाए तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एकदम रिड्यूस हो जाएगी। मेरे सपने में एक है, अभी वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, कि मुंबई में हम एक टनल बना रहे हैं अंडरग्राउंड। तो मैं मुंबई का हूँ तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, तो जब टनल जो है वो मुंबई अहमदाबाद रोड से
क्रीक ब्रिज से, वहां से उत्तर की ओर से लेकर अंडरग्राउंड करके 4 लेन 8 लेन की है, और वहां से बोरीवली से आगे ले जाकर वर्ली बांद्रा सिविक प्रोजेक्ट, जहाँ जो प्रोजेक्ट मैं ही बनाया था उसको जोड़कर वहां से सीधा नरीमन पॉइंट पे, वहां से अंडरग्राउंड होकर पीपीटी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से जेएनपीटी, और जेएनपीटी से फिर थाना घोड़बंदर की तरफ फिर आईसी करने। उसकी कॉस्ट निकाली तो उसने कहा 90,000 करोड़। अब 90,000 करोड़ का एक ही प्रोजेक्ट आज की स्थिति में करना, इतना पैसा कहां से ला? तो मैंने कहा कि एक काम करो, ये अलीबाग में जेएसडब्ल्यू का प्लांट है, वही हम लोग आजकल ये जो पुश बैक टेक्नोलॉजी से विदाउट ड्रिलिंग करके टनल पुश कर रहे हैं। अभी मैं हॉलैंड में था, रॉटरडैम में, वहां से बेल्जियम जा रहा था, तो मैंने वो रिवर के अंदर में वो टनल देखी, वो कंसल्टेंसी वाले लोग मेरे पास थे। तो रोड की तुलना में कॉस्ट ऑफ ब्रिज की तुलना में कॉस्ट ऑफ ट्रैवल में 10-15% बढ़ता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो जाएगी, तो मैंने उनको कहते के कहा कि इसको 55 से 60,000 करोड़ तक लाए, और उसके बाद में इस कॉस्ट में कम होगा तो फिर इकोनॉमिक वायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ा सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट। और कोई भी प्रोजेक्ट करते समय ऐसा कहा जाता है कि जिसका पैसा लगता है उसकी चिंता नहीं है। तो आर्किटेक्ट हो, कंसल्टेंट हो, उसने सोचना चाहिए कि कॉस्ट, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम कैसे हो। और कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिवनेस में कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। और वर्ल्ड में बहुत सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे डिजाइनिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रोड के डिजाइन, फ्लाईओवर्स के डिजाइन, और हमारा कोड इसमें बहुत डिस्टेंस है। जमीन वहां का हमारी भी सेम है, और अगर हम डिजाइन में और कोड में अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नॉर्म स्वीकार करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट में हमारी बचत हो सकती है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये जो हमारे हर जगह पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। वर्ल्ड में व्हाटएवर द बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका उपयोग हमारे प्लानिंग के समय अगर हम करेंगे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होगी, और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छी बात होगी। जैसे मैंने कहा कि ये जो स्लैग की बात है, अगर देश में ये पूरी स्लैग करके वेस्ट मटेरियल करके पहाड़ों जैसा कढ़ाई यूज करेंगे तो कम से कम 8-10 हजार माइन्स जो हम पहाड़ खोदते वो खोदने का काम नहीं पड़ेगा, पूरा अवेलेबल यही मटेरियल हम यूज कर सकेंगे। सो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान विज्ञान या तंत्र विज्ञान, नॉलेज इज द पावर एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में सबसे ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि कॉस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरे हमारे देश में और एक इंपॉर्टेंट हमारे हाथ में नहीं है, और उसमें हम लोग कोई ना कोई मार्ग निकाले बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। प्रॉब्लम ये इंटरेस्ट कॉस्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और 13% इंटरेस्ट कॉस्ट से लोन लेकर पीपीपी मॉडल करेंगे तो बहुत कठिनाई है, वायबिलिटी नहीं होगा। और इसलिए लो कॉस्ट, और वर्ल्ड में फंड अवेलेबल है, मुझे जवाब नहीं मिला, आप लोग उसको ढूंढिए। मैं भी कोशिश करते रहता हूँ बहुत लोग कि डॉलर और एन में कुछ देश ऐसे हैं जो विदाउट इंटरेस्ट पैसा देने के लिए तैयार है, पर उनकी करेंसी और हमारी करेंसी के फ्लक्चुएशन में आगे डर है, कुछ होगा तो क्या करेंगे। अब रुपया तो मुझे नहीं लगता कि अब और नीचे जाएगा, उल्टा मजबूत होगा, और रिस्क है। तो जो फॉरेन फंड्स है, पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस फंड्स है, जो 20 साल के लिए 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लाने का भी कोई सोल्यूशन अगर हम निकाल पाएंगे हमारे कंसल्टेंट, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा। अभी मैं ज्यादातर आपसे आह्वान करूंगा कि रोड नेटवर्क में तो हमने काफी कुछ काम किया है। मुझे अवसर मिला ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये जो नेशनल हाईवे है, ये दोनों योजना को बनाने का, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, उन्होंने दोनों योजना बनाने के बारे में मुझे अवसर दिया और मैंने उसमें काम किया था। और मुझे कभी ध्यान में नहीं आया कि एक क्षेत्र जो है उसको हमने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, वो है इनलैंड वाटरवेज। और मुझे लगता है ये कठिन नहीं है। जैसे दिल्ली में अगर हम शिप में बैठकर कुछ लाइट वेट हाई स्पीड
बोट में बैठकर हम आगरा जा सकते हैं, ये कल्पना कहीं हमारे मन में आई नहीं। पर मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूं। हमने अभी सी प्लेन, पानी में उतरने वाले हवाई जहाज को अनुमति दे दी है। अब रीजनल लेवल पर अगर कहीं भी 100 मीटर तक का पानी कहीं नहीं मिलता है, और अगर पानी पर निकले और एयर स्ट्रिप पे उतरे, एयर स्ट्रिप से निकले पानी पर उतरे, पानी से पानी पर उतर जाएंगे, जैसे एयरपोर्ट है वैसे वाटर पोर्ट और सी पोर्ट हम देश में इतना हमारे पास है कि कहीं भी अवेलेबल है। तो ये बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 28 सीटर तक सी प्लेन वर्ल्ड में बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये मैं जब इसमें अध्ययन कर रहा था तो हमारे यहाँ उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कैपिटल कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट काफी कम है। जैसे अभी हमारे यहाँ लाइट वेट हाई स्पीड बोट्स में ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने 75 to 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उनकी कैटरपिलर्स और बोट जा सकती है। टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कैटरपिलर, एवरक्राफ्ट, सी प्लेन्स, ये हम लोग इंडिया में अगर बनाए तो हमारे पास, मैं जब शिपिंग करना, हमारे पास बंद पड़ेगी कारपोरेशन लाइन से पड़ेगी जगह है। तो मैंने कहा कि हम लोग करें कि 49% इक्विटी हमारी, 51% उनकी, वो मेक इन इंडिया करें। हम उनको जरूर मदद करें ताकि जो प्लेन अगर बाहर 40 करोड़ का बनता है, अगर इंडिया में बनेगा तो शायद 25 करोड़ का बनेगा, टिकट रेट कम होगा तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी, लोग अफोर्ड कर सकेंगे। क्योंकि अफोर्डेबल अगर नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टोरी भी, इकोनॉमिक्स भी ठीक नहीं होगा। और हमने इसमें ज्यादा वर्क किया है। अभी वाटर में हम लोग टर्मिनल बनाने की बात कर रहे हैं। गंगा में हम लोग वाराणसी टू हल्दिया हमने ऑलरेडी काम शुरू किया, और उसमें फर्क, हल्दिया में जो कोयला आता है इम्पोर्टेड, वो 10,000 टन के बार्जेजेस में डालकर फराक का पावर प्रोजेक्ट में लेके जा रहे हैं। अब बहुत सी बातें लॉजिस्टिक में है। अरे आपको, मैं कृष्णापट्टनम पोर्ट गया था, हमारे देश में 1 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। अब ये थोड़ा सा मेरी रुचि करके मेरे ध्यान में, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आपको ज्यादा आइडिया सकती है। तो जो एडिबल ऑयल आता है वो डायरेक्ट शिप से ही, सिस्टम से डायरेक्ट 10 फैक्ट्री वहां है, उनके पास जाते हैं, वो रिफाइनरी में जाता है, और रिफाइनरी से तुरंत वो ऑयल पैक करके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मुझे लगा कि ये पूरे समुद्र किनारे पर 10-12 पोर्ट पर, हर पोर्ट पर अगर ये करेंगे तो लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी, लोगों को सस्ता तेल मिलेगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बीच में हमारे रेलवे बोर्ड ने एक निर्णय किया कि कोल केवल एक ही पोर्ट पे आएगा। तो मैंने उनको समझाया कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपने क्या निर्णय किया। बोले हमारे पैसेंजर, तुम्हारे पास लोग मर रहे हैं ना। लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में अगर आपने बीच वाले पोल निकाल दिए और अगर एक दिशा में पोल उतार दिया तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में वो जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो 1 रुपया यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो वैसे भी पावर इंडस्ट्री का बैंड बाजा बन चुका है। तो कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट काम। तो आप ऐसा कैसा कर रहे हैं? तब उनके ध्यान में आया कि ये करने से कितना बड़ा इंपैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट कैसे कम हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी, और ये टाइम बाउंड काम कैसे हो, क्योंकि कभी कभी एस्केलेशन क्यों होता है, समय पर काम न होने के कारण होता है, और कोई भी जिम्मेदार होता ही। जैसे हमारे सरकार में एक अच्छी बात है, मैं बहुत बार मजाक में कहता हूं कि जितने हमारे सरकारी अफसर हैं उनके इंग्लिश डिक्शनरी से एक वर्ड मिस हो गया है, उसका नाम है टाइम। कोई कितने दिन फाइल रखता है उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको, मैंने एक सेक्रेटरी को पूछा कि आपको 1 तारीख को पगार नहीं मिलेगा तो आप रात को कितने अस्वस्थ होंगे। जब 3-3 महीने आप फाइल पर बैठे रहते हो, और जो आदमी कर्जा निकालकर करोड़ों हजारों करोड़ रुपए डालता है, उसका निर्णय आप 3-3 महीने नहीं करते हो टाइम के, उसको जब ब्याज देना पड़ता है उसकी क्या हालत हुई होगी। आपको करना है तो हाँ, को नहीं करना तो ना, तो निर्णय क्यों नहीं करते। और इसलिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में टाइम इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट, और इसके लिए इसमें इनोवेशन चाहिए। और इनोवेशन में ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक मैं